नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार आपका स्वागत करता हूं तेज फील्ड्स के प्लेटफॉर्म पर। आशा है आप सभी लोग शानदार, जानदार और मज़ेदार होंगे, अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे और किसी ऑथेंटिक मटेरियल का सहारा लेकर इन वीडियोस का भी अच्छे से फ़ायदा उठा रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि पार्लियामेंट वाली सीरीज़ में हमने 4 लेक्चर ले लिए थे। आज ये 5वां लेक्चर है जिसमें हम शुरुआत साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर क्या हो सकता है उससे करेंगे। इसके बाद में वित्त विधेयक इससे किस प्रकार से अलग होता है, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक सेकंड किस प्रकार से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, या फिर इसके बाद में जो बजट वाला जो भी बजट प्रस्तुत होता है उसके कौन कौन से चरण होते हैं, तो उस पर ये वीडियो केंद्रित रहेगा। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साधारण विधेयक और धन विधेयक में क्या अंतर होता है। तो जैसे कि आप हमने पहले भी पढ़ा था कि जो विधेयक है वो 4 प्रकार के हो सकते हैं: साधारण विधेयक, धन विधेयक, वित्त विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक। तो पहले साधारण विधेयक और धन विधेयक में अंतर हम देख लेते हैं कि साधारण विधेयक जो होते हैं वो किसी भी सदन में पेश किए जा सकते हैं। किसी भी सदन में पुरस्तापित हो सकते हैं। पुरस्तापित मतलब किसी भी सदन में वो पेश किए जा सकते हैं, पुरस्तापित हो सकते हैं। जबकि धन विधेयक जो है वो हमेशा ही लोकसभा में ही पुरस्तापित होता है या लोकसभा में ही पेश होता है। ठीक, पहली बात। दूसरी बात अगर हम देखना चाहें तो साधारण जो विधेयक होता है वो आपके जैसे साधारण जो विधेयक होता है वो सदस्य भी प्रस्तुत कर सकता है, जो कि गैर सरकारी विधेयक जब हमने पढ़ा था तब मैंने बताया था, और मंत्री भी प्रस्तुत कर सकता है। यानी कि साधारण विधेयक जो है वो राज्यसभा और लोकसभा में मंत्री के द्वारा या फिर किसी सदस्य के द्वारा पेश किया जा सकता है। जबकि जो धन विधेयक है वो केवल मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है, मंत्री के द्वारा ही पेश किया जाता है। ठीक है। साधारण विधेयक जो है वो उसमें राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत नहीं होती है साधारणतया, जबकि जो धन विधेयक है उसको पेश करने के लिए राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति की ज़रूरत होती है। ठीक है। अच्छा, ये किसी भी सदन में अग्रिम अनुमति से पेश किया जाता है। जो पीठासीन अधिकारी है उसकी अग्रिम अनुमति से पेश किया जाता है, वो भी अग्रिम अनुमति से पेश किया जाता है। और ये जो साधारण विधेयक है उसमें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति कह दो की ज़रूरत नहीं होती है, या फिर उसको कह दो कि राष्ट्रपति की जो संस्तुति है, राष्ट्रपति की संस्तुति की ज़रूरत होती है। ठीक है। जो साधारण विधेयक है उसके प्रमाणन के लिए लोकसभा अध्यक्ष को उसको प्रमाणित नहीं करना पड़ता है, यानी कि राज्यसभा में जब वो भेजा जाता है तो ज़रूरी नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष उसको प्रमाणित करे, जबकि धन विधेयक को प्रमाणित करना ज़रूरी है। तो इसे लोकसभा अध्यक्ष जो है वो जब ये राज्यसभा में भेजा जाता है तो इसको प्रमाणित नहीं किया जाता, जबकि इसको लोकसभा अध्यक्ष द्वारा इसका प्रमाणन जरूरी होता है। मतलब इसको प्रमाणित लोकसभा अध्यक्ष जरूर ही करता है, जरूरी होता है। इसका प्रमाणन क्या होता है? जरूरी होता है। अच्छा, लोकसभा अध्यक्ष इसको क्यों प्रमाणित करती है? लोकसभा अध्यक्ष इसको इसलिए प्रमाणित करती है ताकि राज्यसभा को ये पता रहे कि ये धन विधेयक है, इसको हम 14 दिन से ज़्यादा तक नहीं रोक सकते, इसमें हम संशोधन नहीं कर सकते, इसको हम अस्वीकृत नहीं कर सकते, हम केवल और केवल सिफारिश ही कर सकते हैं, और उस सिफारिश को लोकसभा जो है वो मानने और न मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि जो साधारण विधेयक होता है उसमें राज्यसभा जो है वो बराबर शक्तियाँ धारित करती है लोकसभा के समान, यानी कि लोकसभा के समान ही राज्यसभा भी उस विधेयक को जो है स्वीकृत कर सकती है, अस्वीकृत कर सकती है, संशोधित कर सकती है। ठीक है। और अगर उनमें जो है गतिरोध बनता है तो उसमें संयुक्त अधिवेशन भी आयोजित करवाया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर इनमें गतिरोध होता है, यहाँ पर अगर इनमें गतिरोध होता है, गतिरोध होने पर संयुक्त अधिवेशन आयोजित करवाया जा सकता है, संयुक्त अधिवेशन
आयोजित करवाया जा सकता है। जबकि यहाँ पर जो है वो लोकसभा की शक्तियाँ राज्यसभा से कहीं ज़्यादा होती है, यानी कि राज्यसभा जो है अगर इसमें कोई संशोधन मतलब कोई सिफारिश करती है तो लोकसभा उसको मानने न मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि राज्यसभा ने सपोज कि इस धन विधेयक में कहा कि ये वाला बिंदु जो है मेरे हिसाब से इसमें नहीं होना चाहिए, तो लोकसभा इसको रखने और न रखने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि लोकसभा चाहे तो इसको रखे, चाहे तो इसको ना रखे। कहने का मतलब है कि लोकसभा अपनी मनमर्जी से धन विधेयक पारित करवा सकती है। अच्छा, ये जो राज्यसभा है वो इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती है, वो इसको जो है वो 14 दिन से ज़्यादा तक रोक नहीं सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि इसको अधिकतम 14 दिन तक रोक सकती है, 14 दिन तक रोक सकती है। और अधिकतम 14 दिन की अवधि अगर 14 दिन की अवधि अगर गुजर गई है और तब भी आपने धन विधेयक को पारित करके वापस नहीं भेजा है तो वो ऑटोमेटिकली पारित समझा जाएगा। किससे? राज्यसभा से वो ऑटोमेटिकली पारित समझा जाएगा। और इसके गतिरोध की स्थिति, ऑब्वियस सी बात है, पूरी गतिरोध की स्थिति तो पैदा ही नहीं होगी, तो इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है, यानी कि ज्वाइंट सीटिंग इसमें नहीं बैठ सकती, जो संयुक्त अधिवेशन का कोई प्रावधान नहीं है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखना चाहें तो राष्ट्रपति जो है, चूंकि साधारण जो विधेयक है उसके लिए राष्ट्रपति के पास में जो है वो 3 विकल्प होते हैं। वो उसको स्वीकृत कर सकता है, स्वीकृत करते ही अधिनियम बन जाएगा। वो इसको अस्वीकृत कर सकता है, अस्वीकृत कर सकता है या रोक सकता है, जिसको कि पॉकेट वीटो के तहत हम देखते हैं, या फिर वो इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। और पुनर्विचार के लिए अगर दोनों सदनों में जाता है और दोनों सदन उसको उसी रूप में या संशोधित रूप में पारित करके पुनः लोकसभा में भेज देते हैं या फिर उस सदन में भेज देते हैं, दोनों ही सदनों में भेज देते हैं, और हाँ मतलब लोकसभा और राज्यसभा उस पर पुनर्विचार करने के बाद में उसी रूप में इसको राष्ट्रपति के पास में भेज देते हैं, तो राष्ट्रपति इसको अनुमति देने के लिए क्या होता है, इसको अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। राष्ट्रपति इसको अनुमति देने के लिए बाध्य होता है। जबकि यहाँ पर जो है वो राष्ट्रपति के पास में केवल 2 ही विकल्प होते हैं। राष्ट्रपति के पास में 2 विकल्प कौन से होते हैं? या तो वो इसको स्वीकृत कर सकता है, धन विधेयक को या तो स्वीकृत कर सकता है या फिर अस्वीकृत कर सकता है या फिर रोक सकता है। अस्वीकृत भी नहीं कहेंगे इसको, या फिर रोक सकता है। परंतु वो जो है यहाँ पर उसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। पुनर्विचार के लिए क्यों नहीं भेज सकता? क्योंकि ये इसी की पूर्व संस्तुति से, पूर्व अनुमति से, पूर्व जो है सहमति से ही जो है धन विधेयक पेश हुआ था। तो धन विधेयक को वो किस प्रकार से पुनर्विचार के लिए भेज सकता है? तो पुनर्विचार के लिए वो नहीं भेज सकता। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर हम देखना चाहें तो क्योंकि जो है साधारण विधेयक जो है और धन विधेयक में अगर अंतर और भी हम देखना चाहें तो धन विधेयक की परिभाषा हमको अनुच्छेद 110 में देखने को मिलेगी। ठीक है, धन विधेयक किस प्रकार से संचित निधि में धन को विनियोजित करने और धन को खर्च करने, मतलब विनियोजित मतलब होता है खर्च करना, और धन के आगमन से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वो धन विधेयक कहलाते हैं। जबकि अन्य कोई भी जो विधान जो बनता है उसको हम साधारण विधेयक कहते हैं। ठीक है, तो ये तमाम सारी चीज़ें हो जाने के बाद में भी कुछ और चीज़ें बच गई होगी, तो वो देख लेते हैं अपन यहाँ पर कि ये जो है वो साधारण विधेयक लोकसभा और राज्यसभा कहीं पर भी पुनर्स्थापित किया जा सकता है, जबकि इसे केवल लोकसभा में ही पुनर्स्थापित किया जाएगा। ठीक है, उसको कोई भी मंत्री और गैर सरकारी सदस्य जो है वो पुनर्स्थापित कर सकता है, जबकि इसको केवल मंत्री के द्वारा ही प्रस्तुत किया जाएगा। इसको बिना राष्ट्रपति की संस्तुति के भी प्रस्तुत किया जा सकता है, जबकि इसको केवल राष्ट्रपति की संस्तुति से ही प्रस्तुत किया जाएगा। ठीक है, चौथा अंतर क्या है कि राज्यसभा द्वारा इसको स्वीकृत या संशोधित किया जा सकता है, जबकि इसको राज्यसभा इसमें कोई भी संशोधन या अस्वीकृति नहीं कर सकती। ठीक है, इसी प्रकार से राज्यसभा जो है, जैसे अपन ने यहाँ पर ये देखा था कि राज्यसभा इसको 14 दिन तक अधिकतम रोक सकती है, इसी प्रकार से इसको भी राज्यसभा कब तक रोक सकती है? तो इसको भी राज्यसभा अधिकतम 6 महीने तक रोक सकती है। क्यों? क्योंकि 6 महीने बाद तो जो है वो आपके संयुक्त अधिवेशन आयोजित करवाकर उसको पारित करवाया जा सकता है, जबकि इसको अधिकतम 14 दिन तक ही रोका जा सकता है। इसीलिए इसमें संयुक्त अधिवेशन का कोई भी प्रावधान नहीं है। ठीक है, तो इसके अतिरिक्त इसको 6 महीने तक रोका जा सकता है, इसको 14 दिन तक रोका जा सकता है। ठीक है, इसको राज्यसभा में भेजने के लिए अध्यक्ष के प्रमाणन की जरूरत नहीं होती है। ये वाला पॉइंट भी हमने नहीं लिखा था कि यहाँ पर जो है वो लोकसभा, अच्छा लिख दिया था। ठीक है, लोकसभा के अध्यक्ष के द्वारा जो है इसका प्रमाणन होता है, जबकि धन विधेयक का प्रमाणन होता है, जबकि साधारण विधेयक
के बारे में ऐसा कुछ भी प्रावधान नहीं है कि लोकसभा अध्यक्ष उसका प्रमाणन करेगी ही करेगी। ठीक है, राष्ट्रपति इसमें असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक बुला सकता है, जबकि इसमें संयुक्त बैठक नहीं बुला सकता है, ये भी अपन ने देख लिया। ठीक है, लोकसभा में अगर धन विधेयक अगर अस्वीकृत होता है या फिर जो साधारण विधेयक अगर अस्वीकृत होता है तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ सकता है। क्यों? क्योंकि धन विधेयक और साधारण विधेयक जो कि मंत्री के द्वारा पेश किया गया हो, अगर वो अस्वीकृत हो रहा है, इसका मतलब कहीं ना कहीं सरकार का बहुमत जो है वो सदन में प्राप्त नहीं है। तो लोकसभा में अगर वो अस्वीकृत हो रहा है तो हो सकता है कि वहां से अविश्वास प्रस्ताव भी पारित हो सकता है। इसीलिए साधारण विधेयक अस्वीकृत होने पर सरकार गिरने की संभावना होती है, परंतु कब? जबकि विधेयक जो है उसने मंत्री ने उसको पुरस्तापित किया हो। ठीक है, जबकि धन विधेयक अगर अस्वीकृत होता है तो वो सरकार की हार समझी जाती है और उसे त्यागपत्र भी देना पड़ सकता है। ठीक है, जहां तक बात राष्ट्रपति के पास विकल्पों की करें तो राष्ट्रपति जो है वो आपके जो है विधेयक को वो स्वीकृत कर सकते हैं, अस्वीकृत कर सकते हैं या फिर जो है उसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। जबकि धन विधेयक के मामले में अगर बात करें तो धन विधेयक को केवल या तो पारित करेगा वो, या तो स्वीकृत करेगा या फिर अस्वीकृति ही करेगा। ठीक है, उसको पुनर्विचार के लिए भेजने का कोई भी विकल्प वहां पर मौजूद नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ में धन विधेयक और साधारण विधेयक में हमने अंतर देख लिया है। अब हम देखना चाहेंगे कि किस प्रकार से आपके जो धन विधेयक है और जो वित्त विधेयक है उसमें अंतर होता है। तो सबसे पहले हम धन विधेयक के बारे में जो है चीज़ें देख लेते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से धन विधेयक वाली स्लाइड हमने लगाई नहीं है, तो उसको थोड़ा सा और अलग से ही देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर भी हम लास्ट में देख लेंगे, एक बार धन विधेयक वाली स्लाइड को भी लास्ट में देख लेंगे। फिर भी यहाँ पर कुछ चीज़ें मैं आपको धन विधेयक के बारे में बता देता हूँ कि धन विधेयक जो है वो आपके अनुच्छेद 110 के अंदर इसकी परिभाषा दी गई है धन विधेयक की। ठीक, परिभाषा में क्या लिखा हुआ है कि संचित जो निधि है या आपकी लोक लेखा निधि है या फिर आकस्मिक निधि है, उसमें कोई भी धन डालना या निकालने से संबंधित कोई भी मामला होता है, या यूं कहो कि कभी भी कर लगाने, मतलब सरकार की जो इनकम होती है, सरकार के द्वारा जो व्यय होता है, वो तमाम सारे मामले धन विधेयक में आते हैं, जिसका कि उल्लेख जो है आपके एक आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा में किया गया है। और वहाँ पर ये उपबंध लिखा गया है कि वो तमाम सारी चीज़ें धन विधेयक में शामिल होगी जो कि अभी हम चर्चा करने जा रहे हैं। जैसे कि पहला, कि अगर आपके जो संचित निधि है, जो आपकी लोक लेखा निधि है, जो आपकी आकस्मिक निधि है, इसमें कोई भी धन डालना या फिर इससे धन निकालना, इसको हम अभिरक्षा भी कह सकते हैं कि इनकी अभिरक्षा से संबंधित कोई भी मामला हो, यानी कि अगर इससे जो है विनियोजन हो रहा हो, या यूं कहो कि इसमें अगर आय हो रही हो या फिर विनियोजन हो रहा हो। विनियोजन का मतलब आप इस तरीके से याद कर सकते हो, जैसे विनियोग करते हैं ना, ठीक है, कहीं पर जो है इन्वेस्ट करते हैं तो इन्वेस्ट करते समय खर्चा होता है, तो विनियोजन मतलब क्या होता है? खर्चा। तो इनसे धन निकालने या डालने से संबंधित कोई भी मामला होता है वो धन विधेयक का मामला होता है। ठीक है, इनकी जो राज्य और संघ की जो निधियां हैं उनके लेखा परीक्षण से कोई संबंधित होता है, लेखा परीक्षण से संबंधित कोई विषय होता है, वो आपके धन विधेयक होता है। ठीक है, इसके अलावा संचित निधि पर जो भारित व्यय होता है वो भी आपके धन विधेयक होता है। ठीक है, इसी के साथ ही मतलब और भी कोई भी विषय जो कि आप मतलब संसद उल्लिखित करे कि ये आपके धन विधेयक का हिस्सा है, तो वो तमाम सारी चीज़ें धन विधेयक होती है। इसके अतिरिक्त आपके भारत सरकार जो होती है, भारत सरकार पर जितने भी ऋण बकाया है, भारत सरकार की जितनी भी उधारी है, उन उधारी से संबंधित चाहे उनका ब्याज चुकाना हो, चाहे उनके मूलधन चुकाना हो, वो तमाम सारे विषय जो कि भारत सरकार पर भार है, भारत सरकार का उधार है, उससे संबंधित जितने भी विषय हैं, उनसे संबंधित अगर कोई कानून बनना है तो वो भी एक तरीके से क्या होगा? धन विधेयक होगा। ठीक है, इसके अतिरिक्त भी जैसे आपके अन्य जो विषय है, अन्य जो आनुषंगिक विषय है जो कि इन तमाम सारे मामलों से संबंधित हो, वो तमाम सारी चीज़ें क्या होगी? आपके धन विधेयक होगी। ठीक है, तो धन विधेयक के बारे में मोटा मोटी चीज़ें हमने देखी, जैसे कि
जो संचित निधि पर भारित व्यय है इसमें कौन कौन सी चीज़ें, चार्ज जो एक्सपेंसेस है वो कौन कौन सी चीज़ें आएगी। तो यहाँ पर हमें ध्यान रखना चाहिए कि आपके जो राष्ट्रपति है उसके वेतन भत्ते पेंशन जो है वो आपके संचित निधि पर भारित होते हैं। इवन राष्ट्रपति के कार्यालय का जो खर्चा होता है वो भी आपके संचित निधि पर भारित होता है। इसके अतिरिक्त आपके लोकसभा के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के आपके सभापति, उपसभापति, यानी कि राज्यसभा के सभापति कौन हो गए, उपराष्ट्रपति, इनके वेतन भत्ते और पेंशन भी कहाँ पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देख लो कि आपके जो सुप्रीम कोर्ट है, जो आपके CAG है यानी कि कंट्रोलर ऑडिटर जनरल है, जो आपके UPSC है, इनके जो अध्यक्ष और सदस्य हैं, इनके जो अध्यक्ष व सदस्य हैं उनके वेतन भत्ते और पेंशन भी किस पर भारित होते हैं, संचित निधि पर भारित होते हैं। इवन इन कार्यालयों में जो कार्मिक कार्यरत होते हैं, या फिर यूं देखो कि इन कार्यालयों के जो प्रशासनिक खर्च होते हैं, कार्यालयों के जो प्रशासनिक खर्च होते हैं वो भी किस पर भारित होते हैं, वो भी आपके संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, इसके अतिरिक्त आप देखो कि जितनी भी भारत सरकार की उधारियां है वो भी आपके संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, और भी आप देख लो कि जैसे और किन किन का वेतन भत्ते हो सकते हैं। तो हाईकोर्ट जो है, हाईकोर्ट के जो न्यायाधीश है उनकी पेंशन जो है वो भी आपके संचित निधि पर भारित, हाईकोर्ट के न्यायाधीश की पेंशन भी आपके संचित निधि पर भारित होती है। ठीक है, इसके अतिरिक्त अगर एक बार देख लेते हैं कि इसमें अगर वो चीज़ें सेव हुई हो, लास्ट वाली, बट वो नहीं हुई है आई थिंक। ठीक है, तो वो यहाँ से निकाली जा सकती है, एक बार देख लेते हैं अपन। हाँ, इसके लास्ट 2 पेज जो है वो धन विधेयक के बारे में, तो धन विधेयक के बारे में पूरी डिटेल जो है हमें वहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो एक बार देख लेते हैं इसको। हाँ, देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि धन विधेयक जो है इसकी परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। पहली बात, परिभाषा कहाँ पर दी गई है, अनुच्छेद 100, परिभाषा अनुच्छेद 110 में दी गई है। ठीक है, और इसमें कौन कौन से मामले मतलब शामिल होंगे, तो निम्न वर्णित कोई भी एक मामला हो, कोई अधिक मामले हो, या फिर समस्त मामले, इनमें से कोई भी एक मामला अगर किसी विधेयक में शामिल है या फिर अधिक मामले शामिल है तो वो क्या कहलाएंगे, आपके धन विधेयक कहलाएंगे। ठीक है, तो धन विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल है, तो कोई भी जो कर है, ठीक है, कोई भी सरकार ने अगर कोई भी कर जो है वो अधिरोपित किया है, अधिरोपित करना मतलब उस पर कर इम्पोज करना। ठीक है, अगर उसको फिनिश किया है, उत्साधन उसको ख़त्म किया है, परिहार यानी कि उसमें बदलाव कोई किया है, उसकी प्रकृति में कोई बदलाव किया है, मतलब उसकी मात्रा में कोई बदलाव किया है, या उसमें कोई परिवर्तन किया है, या उसका रेगुलेशन करने की कोशिश की है, विनियमन उसका किया है, तो वो तमाम सारी चीज़ें जिसमें कि कर लगाया जाता है, कर को हटाया जाता है, कर को जो है उसमें बदलाव किया जाता है, वो तमाम सारी चीज़ें क्या होगी, आपकी धन विधेयक होगी। केंद्रीय सरकार जो है उसने जितने भी उधार का धन लिया है उस उधार के धन का विनियमन भी आपके धन विधेयक में शामिल होता है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचित आकस्मिक और लोक लेखा निधि से धन की अभिरक्षा यानी कि जमा और व्यय करना यानी कि विनियोग करने से संबंधित जो विषय है, या फिर इन केंद्र और राज्य की इन निधियों का लेखा परीक्षण करना है, ये भी आपके धन विधेयक का हिस्सा है। ठीक है, इसके अतिरिक्त संचित निधि पर भारित व्यय की उद्घोषणा में अगर कोई परिवर्तन किया जा रहा है तो वो भी आपके क्या होगा, धन विधेयक का हिस्सा होगा। इसके अतिरिक्त जो भी अनुषंगिक विषय इनसे संबंधित होते हैं या फिर केंद्र सरकार कहती है तो वो अनुषंगिक विनिर्दिष्ट विषय जो है वो भी इसमें धन विधेयक का हिस्सा होंगे। ये तो हो गई धन विधेयक के बारे में बेसिक बातें। अब हम बात करते हैं कि धन विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है, तो उनको देख लेते हैं अपन कि धन विधेयक में कौन सी चीज़ें शामिल नहीं होती है। तो धन विधेयक में जो है आपके, अगर आपके स्थानीय जो प्राधिकरण है, जो आपकी नगर पालिकाएँ हैं, जो पंचायत है, अगर वो कोई भी कर इम्पोज करती है, ठीक है, अगर वो कोई भी जुर्माना वसूल करती है तो उस जुर्माने, शुल्क और जो कर है उसको धन विधेयक में शामिल नहीं किया जाएगा, पहली बात।
कि ये जितने भी जुर्माने हैं, जितनी भी फीस है, उनको जो है आप धन विधेयक में शामिल नहीं करोगे। जुर्माना, फीस और इनके अधिरोपण को इसमें शामिल नहीं किया जाएगा धन विधेयक में। स्थानीय प्राधिकारी या निकाय के द्वारा अगर कोई कर अधिरोपित किया जा रहा है, उत्साधन किया जा रहा है, इसमें परिहार किया जा रहा है, उसका परिवर्तन किया जा रहा है या उसमें विनियमन किया जा रहा है, तो वो भी आपके धन विधेयक का हिस्सा नहीं होंगे। ठीक, लोकसभा अध्यक्ष ही धन विधेयक को प्रमाणित करता है कि ये आपके धन विधेयक हैं। अब चूंकि धन विधेयक को लोकसभा अध्यक्ष प्रमाणित करता है, और वो क्यों प्रमाणित करता है कि ताकि राज्यसभा जो है वो सचेत रहे कि ये जो है धन विधेयक है, इसको हम 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि राज्यसभा की शक्तियाँ धन विधेयक के मामले में लोकसभा से काफ़ी मात्रा में कम होती है। लोकसभा के पास में ये शक्तियाँ होती है कि वो धन विधेयक को अपनी मर्जी के अनुसार पेश कर सके, उसको पारित कर सके, क्योंकि राज्यसभा जो है इसमें संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा इसमें कोई भी जो है परिवर्तन नहीं कर सकती, या फिर यूँ कहो कि इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती। अगर वो कोई परिवर्तन करना चाह भी रही है तो वो केवल सिफारिश कर सकती है, किससे? लोकसभा से, कि ये धन विधेयक में ये वाला मामला शामिल नहीं होना चाहिए या होना चाहिए। तो उस सिफारिश को लोकसभा जो है वो मानने और न मानने के लिए बाध्य नहीं है। यानी कि यहाँ पर धन विधेयक जो है वो लोकसभा अध्यक्ष का निर्णय ही अंतिम होगा। क्यों? क्योंकि लोकसभा अध्यक्ष जो है उसको प्रमाणित जब करती है तब वो उसका द्वारा जो प्रमाणन है वो अंतिम होगा, उसको कोई भी चुनौती नहीं दे सकता। न तो न्यायालय उसको चुनौती देगा, न कोई दूसरा सदन, न ही संसद, न ही जो है आपके राष्ट्रपति उसको चुनौती देगा कि ये विधेयक तो धन विधेयक नहीं है। ठीक है, तो उसका निर्णय जो है वो अंतिम होगा और न्यायालय, संसद या राष्ट्रपति उसको चुनौती नहीं दे सकता। राज्यसभा की शक्तियाँ यहाँ पर सीमित होगी, जैसा कि मैंने आपको बताया कि राज्यसभा इसमें संशोधन नहीं कर सकती, राज्यसभा इसको अस्वीकृत नहीं कर सकती, राज्यसभा केवल सिफारिश कर सकती है, जिसको लोकसभा माने या ना माने वो उसकी मर्जी है। ठीक है, तो राज्यसभा धन विधेयक में अस्वीकृति या संशोधित नहीं कर सकती, केवल क्या कर सकती है? सिफारिश ही कर सकती है। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखें कि जो आपके धन विधेयक है इसको लोकसभा की शक्तियाँ किस प्रकार से यहाँ पर बताई हुई है कि लोकसभा जो है वो वही बात है कि जो राज्यसभा ने सिफारिश की है उसको वो मानने न मानने के लिए बाध्य नहीं है। ठीक, दूसरी बात, अगर राज्यसभा उसको विधेयक, धन विधेयक को ऐसे ही पड़े रहने दे, उसको पारित ना करे, तो क्या वो जो है वो लंबे काल तक बना रह सकता है क्या? नहीं, वो 14 दिन तक अगर उसको पड़े रखती है, उसको पारित करके नहीं भेजती है, तो 14 दिन बाद वो ऑटोमेटिकली क्या समझा जाएगा? वो पारित समझा जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा इसको स्वीकार कर सकती है और राज्यसभा धन विधेयक को केवल अधिकतम 14 दिन के लिए ही रोक सकती है, क्योंकि उसके बाद तो इसको पारित समझा जाएगा। एक और बात कि धन विधेयक जो होता है वो आपके राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश होता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिना राष्ट्रपति की पूर्वानुमति के धन विधेयक पेश किया जा सकता है, पहली बात। दूसरी बात कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को की स्वीकृति, अच्छा, क्योंकि इसकी पूर्वानुमति से ही पेश हुआ है, इसीलिए राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को स्वीकृति देगा ही देगा। क्यों देगा? क्योंकि राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश हुआ है, पहली बात। दूसरी बात, वो इसको या तो फिर अस्वीकार कर दे या फिर स्वीकार कर दे, इन दोनों ही ऑप्शन होते हैं राष्ट्रपति के पास में। इसके पास में तीसरा ऑप्शन जो साधारण विधेयक के बारे में होता है, यानी कि पुनर्विचार के लिए भेजने के लिए होता है, वो यहाँ पर ऑप्शन नहीं होता। यानी कि राष्ट्रपति जो है वो धन विधेयक को कभी भी पुनर्विचार हेतु नहीं भेज सकता। ठीक है, वो किसी भी दशा में इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता, क्योंकि धन विधेयक राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश हुआ है। हालांकि हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि धन विधेयक एक सरकारी विधेयक है, क्योंकि एक मंत्री के द्वारा ही इसको पेश किया जाता है, और अगर धन विधेयक पारित नहीं होता है तो सरकार को इस्तीफा भी देना पड़ सकता है। ये तमाम सारी बातें अभी जब हमने अंतर पढ़ा था तब हमने देख लिया था। ठीक है, इसके बाद में अब अपन जो है हमारी मूल स्लाइड्स जो है उसकी तरफ वापस से लौट जाते हैं कि हमने जो पढ़ा था वो कौन कौन सी चीज़ें हमने सही पढ़ी थी। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक जो चीज़ थी, हालांकि वो चीज़ मैंने यहीं पर ही आपके बता दी थी, परंतु एक आप यहाँ पर लिख सकते हो कि यहाँ पर कोई भी कर का जो अधिरोपण है, अधिरोपण करना यानी कि उस पर लगाना, उत्साधन है, उत्साधन यानी कि आपका क्या होता है? हटाना। ठीक है, उसका परिहार करना होता है, परिहार यानी कि उसमें बदलाव करना। ठीक है, परिवर्तन या फिर उसका विनियमन जो है वो करने से संबंधित कोई भी जो विधेयक होते हैं, वो तमाम सारे विधेयक क्या होते हैं? धन विधेयक होते हैं। ठीक है, भारत सरकार
पर जो उधारी है इससे संबंधित कोई उद्घोषणा अगर उनको करनी है, कोई भी नीतिगत चेंज करना है, तो वो भी आपके धन विधेयक का हिस्सा है। संचित निधि पर भारित व्यय में कोई भी बदलाव करना है, ठीक है, तो वो भी आपके धन विधेयक का हिस्सा है। ठीक है, धन विधेयक के कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है तो वो अभी चीज़ें बाद में आ जाएगी। ठीक है, फिलहाल के लिए अपन जो है इस वाली स्लाइड की जो मूल चीज़ है उसको पढ़ते हैं, और उससे पहले एक बार वित्त विधेयक को भी देख सकते हैं। ठीक है, तो धन विधेयक और वित्त विधेयक में जो अंतर है वो हम देख लेते हैं। पहले कौन कौन से अंतर हो सकते हैं, तो आप यहाँ पर देखेंगे कि किस प्रकार से सरकारी और गैर सरकारी विधेयक हमने देख लिया था। अच्छा ठीक है, ये वही चीज़ें आ गई है, तो हम ये वाली जो चीज़ है यानी कि धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक सेकंड वाली जो चीज़ है उसी को देख लेते हैं। ठीक है, वित्त विधेयक जो है यहाँ पर कुछ चीज़ें लिखी हुई है तो उसको देख लेते हैं एक बार कि वित्त विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें शामिल होती है। तो वित्त विधेयक जैसे कि हमने जनरल जो परिभाषा पढ़ी थी कि कभी भी कोई भी जो आपके मामला है, जैसे वित्तीय मामला है जिसमें कोई भी राजस्व और व्यय से संबंधित जो भी मामले होते हैं वो तमाम सारे वित्त विधेयक कहलाते हैं, जिसमें कि आगामी वर्षों में कोई भी जो है आपके कर लगाना हो या फिर जो है करों का उन्मूलन करना हो, तो वो तमाम सारी चीज़ें किसमें शामिल होती है, वित्त विधेयक में शामिल होती है। ठीक है, कर लगाना हो या कर में संशोधन करना हो, वो तमाम सारी चीज़ें वित्त विधेयक में शामिल होती है। और वित्त विधेयक जो है वो 3 प्रकार के होते हैं, या तो वित्त विधेयक होंगे धन विधेयक जो कि अनुच्छेद 110 में वर्णित है, या फिर वित्त विधेयक फर्स्ट प्रकार के होंगे यानी कि जो 117(1) में जो वर्णित है वो, या फिर वित्त विधेयक सेकंड जो कि 117(3) में वर्णित है। ठीक है, इनमें क्या अंतर होता है वो भी हम डिटेल में देखेंगे, परंतु जैसा कि धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110 में वो हमने अभी डिटेल में पढ़ा है। वित्त विधेयक फर्स्ट जो होता है इसमें क्या चीज़ होती है, इसमें होता है कि जैसे एक तो अनुच्छेद 110 वाली चीज़ें ही होती है, प्लस कोई भी ऋण वाली जो चीज़ें हैं यानी कि ऋण की जो चीज़ें होती है वो इसमें शामिल होती है वित्त विधेयक फर्स्ट में। ठीक, यानी कि इसमें कुछ गुण जो है आपके धन विधेयक के होते हैं, जबकि वित्त विधेयक सेकंड की बात अगर हम करें तो इसमें जो है केवल भारित आपके जो भारित व्यय है, जो संचित निधि पर भारित व्यय है उससे संबंधित मामले होते हैं, परंतु कभी भी अनुच्छेद 110 में जो वर्णित विषय है ऐसे मामले कभी भी शामिल नहीं होते हैं, यानी कि इसमें ज़्यादातर साधारण विधेयकों का गुण होता है। ठीक, अब ये क्या लिखा हुआ है, ये यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि हर वित्त विधेयक जो है, हर वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकता, जबकि हर धन विधेयक वित्त विधेयक होता है। ठीक है, तो ये थोड़ी सी देर हमें बाद में समझ में आएगी कि किस प्रकार से जो एक धन विधेयक है वो ओरिजिनली वित्त विधेयक होता है, परंतु सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यानी कि जो कुछ विधेयक है जैसे वित्त विधेयक है तो ये धन विधेयक भी हो सकता है, परंतु धन विधेयक कभी भी वित्त विधेयक हाँ, कुछ धन विधेयक जो है वो वित्त विधेयक होते हैं, परंतु सारे के सारे वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं होते। यही चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है कि सभी धन विधेयक वित्त विधेयक होते हैं, पर सभी वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं हो सकते। केवल वही वित्त विधेयक धन विधेयक होते हैं जिनका कि उल्लेख अनुच्छेद 110 में किया गया है। ठीक है, इसके अतिरिक्त और कौन सी चीज़ है कि इसको जो है धन विधेयक के साथ में एक और चीज़ ये होती है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो इसको अनिवार्यतः प्रमाणित करती है, जबकि वित्त विधेयक में ऐसी कोई भी बात शामिल नहीं होती है। वित्त विधेयक का उल्लेख जो है आपके अनुच्छेद 117 में मिलता है, जिसमें कि वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड का उल्लेख देखने को मिलता है। अब हम जो है हम ओरिजिनली जो स्लाइड थी उसके अंदर चले जाते हैं कि किस प्रकार से हम धन विधेयक, वित्त विधेयक और वित्त विधेयक सेकंड में अंतर करेंगे। तो जैसा कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है कि धन विधेयक जो है वो और वित्त विधेयक, इनका उल्लेख अभी अभी अपन ने देखा है कि इनका उल्लेख कौन से आर्टिकल में किया गया है। तो धन विधेयक का अनुच्छेद 110 में उल्लेख मिलता है, जबकि धन वित्त विधेयक 1 का उल्लेख मिलता है आपके 117(1) में, और जो वित्त विधेयक सेकंड है उसका उल्लेख मिलता है हमको 117(3) में। अनुच्छेद 117(3) में इसका उल्लेख देखने को मिलता है।
यानी कि धन विधेयक के बारे में तो हमने अभी डिटेल में देखा ही सही था कि कौन किसी भी कर का उत्साधन उन्मूलन करने से संबंधित विषय, या फिर संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित विषय, या फिर उधारी से संबंधित जो विषय हैं वो आपके धन विधेयक होते हैं। और धन विधेयक की ये खासियत होती है कि वो केवल और केवल आपके लोकसभा में ही पेश होते हैं, लोकसभा में ही पेश होते हैं या पुरस्तापित किए जा सकते हैं, ठीक है। और इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है। जबकि वित्त विधेयक फर्स्ट की अगर हम बात करें तो इसके गुण में हमने एक चीज देखी थी कि एक तो 110 से संबंधित कोई मामला हो और कोई ऋण से संबंधित कोई मामला हो जिसमें कि कोई विशिष्ट ऋण ना हो, ठीक है, कोई विशिष्ट ऋण न हो। ऐसे मामले किस में शामिल होते हैं? तो वो वित्त विधेयक फर्स्ट में शामिल होते हैं जो कि 117(1) में उल्लेखित है। अच्छा, इसका भी ये गुण होता है कि ये भी केवल लोकसभा में ही पेश होता है, यानी कि इसको राज्यसभा में पेश नहीं किया जा सकता, और इसको भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाता है, ठीक है। जबकि इसके ठीक विपरीत वित्त विधेयक सेकंड जो है, यहाँ पर एक तो पहली बात तो ये कि आर्टिकल 110 से संबंधित कोई भी विषय जो है वो कभी भी उल्लेखित नहीं होगा। दूसरा, जो भारित व्यय है, जो संचित निधि पर भारित व्यय है, उसका संदर्भ यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, उसी को हम वित्त विधेयक सेकंड कहते हैं। और यहाँ पर इसकी विशेषता ये होती है कि ये साधारण विधेयक की भांति होता है। कैसा होता है? साधारण विधेयक की भांति होता है, यानी कि इसको लोकसभा या राज्यसभा में पेश किया जा सकता है, पहली बात। इसके लिए राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी नहीं होती है, राष्ट्रपति की पूर्व संस्तुति या पूर्वानुमति जरूरी नहीं होती है, ठीक। अब इसके अतिरिक्त भी कई सारे साधारण विधेयक के जो गुण हैं वो इसमें होते हैं, जैसे कि इसके लिए संयुक्त बैठक की जा सकती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा की अगर गतिरोध होता है तो उस स्थिति में संयुक्त बैठक की जा सकती है। या इससे ठीक पहले हम ये भी लिख सकते थे कि जो है राज्यसभा और लोकसभा की जो है वो समान शक्तियाँ होती हैं, समान शक्तियाँ होती है, यानी कि राज्यसभा भी इसमें जो है वो संशोधन कर सकती है, उसको अस्वीकृत कर सकती है, उसमें जो है वो बदलाव कर सकती है। जबकि हमने धन विधेयक में यही बात देखी थी कि इसमें जो है वो हमेशा ही राज्यसभा जो है, या यूं कह दो कि लोकसभा जो है वो ज़्यादा शक्तिशाली होती है राज्यसभा से, यानी कि राज्यसभा जो है इसको 14 दिन से ज़्यादा नहीं रोक सकती, इसमें कोई संशोधन जो है वो नहीं कर सकती, ठीक है, इसमें केवल सिफारिश ही कर सकती है, ठीक है। जबकि वित्त विधेयक फर्स्ट के बारे में जब हम बातें देखेंगे तो वित्त विधेयक फर्स्ट में यहाँ के बाद के जितने भी गुण हैं वो साधारण विधेयक की भांति हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा कि किस प्रकार से वित्त विधेयक फर्स्ट जो है वहाँ पर भी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ जो है वो बराबर होती है। पहली बात, इसमें कभी भी संयुक्त बैठक, क्योंकि गतिरोध उत्पन्न होगा ही नहीं तो संयुक्त बैठक बुलाई नहीं जा सकती, इसमें कभी भी जॉइंट सिटिंग जो है वो नहीं होगी। जबकि इसमें संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है, और इसमें भी संयुक्त बैठक बुलाई जा सकती है, ठीक है। हालांकि यहाँ पर तो राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, यहाँ पर भी राष्ट्रपति की पूर्वानुमति जरूरी होती है, परंतु यहाँ पर नहीं होती है। पर यहाँ पर एक और चीज़ ये होती है कि कोई भी चीज़ हो सकता है कि राष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति से पहले अनुमति नहीं ली जा रही हो, परंतु ऐसा ज़रूरी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये लिखा हुआ है कि इसको कोई भी सदन इसको पारित करने से पहले, कोई भी सदन इसे पारित करने से पहले राष्ट्रपति सिफारिश करेगा। यानी कि कोई भी सदन, चाहे लोकसभा हो चाहे राज्यसभा, अगर वो वित्त विधेयक सेकंड को पारित करना चाह रही है तो राष्ट्रपति इसके लिए जब तक इसको सिफारिश ना कर दे कि हाँ आप पारित कर दो, तब तक जो है वित्त विधेयक सेकंड पारित नहीं किया जा सकता। जबकि ऐसी वाली बात यहाँ पर और यहाँ पर कभी नहीं देखने को मिलती है। इसीलिए हम कहते हैं कि हो सकता है कि परिचय के स्तर पर राष्ट्रपति की सिफारिश यहाँ पर ज़रूरी नहीं होती है, परंतु जब विचार होता है, जब विमर्श होता है, तब राष्ट्रपति की सहमति यहाँ पर ज़रूरी होती है।
ठीक है। फिर इसके बाद में अगर हम अंतर देखना चाहें तो जैसा कि आपको पता है कि जैसे ही धन विधेयक राष्ट्रपति के पास में जाता है तो राष्ट्रपति के पास में केवल दो विकल्प होते हैं कि या तो वो उसको स्वीकार कर सकता है या फिर वो उसको अस्वीकृत या फिर उसकी स्वीकृति रोक सकता है या फिर उसकी स्वीकृति रोक सकता है, परंतु उसको पुनर्विचार के लिए कभी नहीं भेज सकता। किसको? धन विधेयक को पुनर्विचार के लिए कभी नहीं भेजा जा सकता। जबकि वित्त विधेयक के मामले में ऐसा है कि राष्ट्रपति जो है वो इसको स्वीकृति दे सकता है, इसकी स्वीकृति रोक सकता है और इसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। ठीक है, साधारण विधेयक की भांति ये गुण होता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी राष्ट्रपति के पास में अगेन तीनों ही जो है वो विकल्प होते हैं कि वो उसको स्वीकृति दे सकता है, वो उसकी स्वीकृति रोक सकता है और वो उसको पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। जबकि धन विधेयक में ये वाला गुण नहीं होता। कहने का मतलब याद करने का बहुत ही सिंपल सा तरीका है कि आप जो है वो शुरुआती दोनों जो पॉइंट है, यानी कि ये दोनों जो पॉइंट है वो धन विधेयक की भांति वित्त विधेयक फर्स्ट में भी है कि लोकसभा की पूर्वानुमति से लोकसभा में ही पेश किया जाएगा, राष्ट्रपति की पूर्वानुमति से ही पेश किया जाएगा। बाकी वित्त विधेयक फर्स्ट में सारे के सारे गुण किसके हैं? साधारण विधेयक के हैं, साधारण विधेयक के हैं। जबकि वित्त विधेयक सेकंड के तो सारे के सारे ही गुण किसके भांति है? साधारण विधेयक के हैं, सिवाय इसको छोड़ के। ठीक है, और ये किसके सिमिलर बातें हैं? ये लगभग इसके सिमिलर बातें हैं। तो इस तरीके से इसको बाइफरकेट करके अपन याद कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये तो अंतर ऑब्वियस सी बात है, ये तो केवल धन विधेयक की स्पेशली विशेषता है, जबकि ये साधारण विधेयक की विशेषताएं हैं। ठीक है, अब हम जो है इसको पीपीटी में देख लेते हैं कि किस प्रकार से हमने धन विधेयक, वित्त विधेयक फर्स्ट और वित्त विधेयक सेकंड को अलग अलग बाइफरकेट करके पढ़ा है। ठीक है, तो देख लेते हैं अपन ये जो पीपीटी है इसमें हम देखेंगे कि किस प्रकार से धन विधेयक का मतलब क्या होता है कि कभी भी कर का आरोपण करना हो, उत्साधन करना हो, परिहार करना हो या फिर संचित निधि में जो है कुल मिला के संचित निधि से पैसा डालना या संचित निधि से पैसा निकालना, वो तमाम सारी विधेयक कौन से होंगे? संचित निधि में विनियोजन, विनियोजन मैंने बताया था आपको खर्चा। ठीक है, और ये कर का जो आरोपण हो रहा है ये क्या हो रहा है? आय। तो संचित निधि के खर्चे और आय से संबंधित जो भी विधेयक होते हैं वो क्या होते हैं? आपके धन विधेयक होते हैं। जबकि जो वित्त विधेयक फर्स्ट होता है इसमें क्या चीज़ होती है? इसमें अनुच्छेद 110 तो शामिल होता ही है, क्योंकि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक का उल्लेख है। अनुच्छेद 110 के साथ में एक और चीज़ शामिल होती है, वो क्या है कि ऋण से संबंधित उपबंध जो है वो भी शामिल होते हैं। परंतु यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है कि विशिष्ट जो ऋण होते हैं वो इसमें शामिल नहीं होते। विशिष्ट ऋण से संबंधित विषय वित्त विधेयक फर्स्ट में शामिल नहीं होते। जबकि वित्त विधेयक जो सेकंड है, जो कि 117(3) में उल्लेखित है, यहाँ पर हमें ध्यान रखना है कि इसमें उन विषयों का उल्लेख नहीं होना चाहिए, ऐसे मामलों का उल्लेख नहीं होना चाहिए जिसका कि उल्लेख अनुच्छेद 110 में है, यानी कि धन विधेयक में है। एक एक्सेप्शन ये निकाल के फिर कौन से विषय इसमें शामिल होंगे कि संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित जो मामले हैं वही वित्त विधेयक सेकंड में हमें देखने को मिलते हैं, जैसा कि हमने वहां पर पढ़ा था। अब शुरुआती जो दो विशेषताएं हैं वो धन विधेयक और वित्त विधेयक में, वित्त विधेयक फर्स्ट में सेम होगी, यानी कि इसकी पूर्व स्थापना केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की संस्तुति पर की जा सकती है। दोनों बातें एक ही बात में आ गई है। ठीक है, और इसकी भी स्थापना, इसे भी धन विधेयक की भांति ही केवल लोकसभा में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुरस्तापित किया जा सकता है। जबकि अन्य जो विशेषताएं हैं वो सारी की सारी साधारण विधेयक वाली विशेषताएं होगी इसकी। हालांकि अन्य विशेषताएं साधारण विधेयक की भांति होगी, जैसे कि इसे राज्यसभा अधिकतम 14 दिन के लिए रोक सकता है, जबकि तथा राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जबकि इसके संदर्भ में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियां क्या होगी? समान होगी, और राष्ट्रपति इसे पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है। पहली असमानता। दूसरी असमानता क्या है कि इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, जबकि इसके लिए संयुक्त बैठक का प्रावधान हो सकता है, क्योंकि राज्यसभा और लोकसभा की जब शक्तियां समान है तो राज्यसभा असहमत भी तो हो सकती है किसी मामले को लेकर। अगर असहमत होती है तो वहां पर क्या होगा? आपके जो है संयुक्त अधिवेशन बुलाया जाएगा। ठीक है, तीसरी असमानता क्या है कि इससे राष्ट्रपति न तो रोक सकता है, इसे राष्ट्रपति न रोक सकता है न ही पुनर्विचार के लिए भेज सकता है। नहीं, रोक तो सकता है, परंतु इसे राष्ट्रपति या तो स्वीकृति देगा या फिर रोक देगा, परंतु पुनर्विचार के लिए नहीं भेज सकता। जबकि इसके लिए इसको या तो स्वीकृति दे सकता है या फिर रोक सकता है या फिर पुनर्विचार के लिए भी भेज सकता है, यानी कि इसको पुनर्विचार के लिए नहीं भेजा जा सकता धन विधेयक को, जबकि वित्त विधेयक फर्स्ट को पुनर्विचार के लिए भेजा जा सकता है। ठीक, जबकि वित्त विधेयक सेकंड में सारी की सारी विशेषताएं साधारण विधेयक वाली है।
केवल एक को छोड़ दे, जो कि ये 5 नंबर की लिखी हुई है कि कोई भी सदन इसे तब तक पारित नहीं कर सकता जब तक कि राष्ट्रपति इसे ऐसे करने की अनुशंसा ना करे। ठीक है, तो ये लगभग लगभग इसी सेकंड नंबर वाली जो सिफारिश है इसके सिमिलर वहाँ पर दिखाई देती है कि हालांकि वित्त विधेयक सेकंड जो है वो लोकसभा में या फिर जो राज्यसभा में वो राष्ट्रपति की बिना सिफारिश के पेश होता है। परिचय के स्तर पर हो सकता है कि राष्ट्रपति अनअवेयर रहे, परंतु जब इसे पारित किया जा रहा है, परंतु जब कोई सदन इस पर चर्चा करके इसको पारित करने जा रहा है तब राष्ट्रपति की अनुशंसा अवश्य लगेगी। इसीलिए दूसरे शब्दों में ये कहा हुआ है कि अगर राष्ट्रपति की अनुशंसा परिचय स्तर पर नहीं है परंतु विचार के स्तर पर जरूरी है, अतः राष्ट्रपति की जो अनुशंसा है वो परिचय के स्तर पर नहीं है परंतु विचार के स्तर पर आवश्यक रूप से है। ठीक है, छठी बाकी तो चीज़ें सिमिलर है कि इसमें साधारण विधेयक की भांति ही चीज़ें हैं कि किसी भी सदन में पुरस्तापित किया जा सकता है, राष्ट्रपति की सिफारिश की जरूरत नहीं होती है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की समान शक्तियाँ होती है, राष्ट्रपति इसको पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से राष्ट्रपति जो है इसको स्वीकृति दे सकते हैं, रोक सकते हैं और पुनर्विचार के लिए भेज सकते हैं। ठीक है, और पुनर्विचार के लिए पारित होने पर वही साधारण विधेयक वाली जो चीज़ें थी वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर हमें देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से जो धन विधेयक, वित्त विधेयक प्रथम और वित्त विधेयक सेकंड में क्या क्या अंतर हो सकते थे उसको डिटेल में हमने पढ़ा है। अब हम आगे जो है वो ये इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन है और अब जो है हम बजट के बारे में चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसे कि बजट जो है स्पेशली सबसे पहली विशेषता की बात करें तो बजट शब्द हमारे संविधान में वर्णित ही नहीं है। हमारे संविधान में वार्षिक वित्तीय विवरण जो शब्द है वो वर्णित है और वो अनुच्छेद 112 के अंदर हमें वार्षिक वित्तीय विवरण शब्द के रूप में देखने को मिलता है। हालांकि पहले मार्च में जो है मार्च से बजट शुरू होता था परंतु अब जो है वो फरवरी में ही बजट पेश हो जाता है और बजट की जो अवधि होती है वो 1 फरवरी से लगाकर 31 जनवरी तक होती है, पहली बात। दूसरी बात, पहले ऐसा होता था 2016 तक ऐसा होता था कि रेल बजट और जो सामान्य बजट जो है जनरल बजट जो है वो दोनों अलग अलग पारित होते थे, क्योंकि जब 1921 में एकवर्थ जो कमेटी थी उसने रिकमेंडेशन दी थी, उसके बाद से 1924 से ही रेल बजट और आम बजट जो है वो दोनों अलग अलग प्रस्तुत किए जाने लग गए थे। परंतु 2016 के बाद से रेल बजट और आम बजट दोनों को एक साथ किया जाने लगा और ये इसकी अवधि जो है वो 1 फरवरी से 31 मार्च होने लग गई है। ठीक है, तो इसकी अवधि क्या है, 1 फरवरी से 31 जनवरी तक है बजट प्रस्तुत किया जाता है इस समय। और बजट वास्तव में होता क्या है, वास्तव में अगर बजट की परिभाषा अगर हमें कभी मेंस में लिखने का मौका मिले तो हमें उसकी शब्दावली इस प्रकार से रखनी चाहिए कि हालांकि जनरल शब्दों में या फिर आर्थिक शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि पूर्ववर्ती वर्ष और आगामी वर्ष में सरकार के जितने भी खर्चे और आय है उसका विवरण हमें बजट में देखने को मिलता है। परंतु बजट में इसके अतिरिक्त और क्या क्या देखने को मिलता है, बजट में हमें सरकार की सोच का पता लगता है कि सरकार जो है वो दबे कुचले वर्ग, महिला, विकलांग, बुजुर्ग, बच्चों, युवाओं, इनके बारे में क्या सोचती है। सरकार जो है हमारे देश की को लेकर क्या सोचती है, किस प्रकार से आर्थिक विकास होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर बजट जो है वो सरकार का एक दिशा सूचक यंत्र है। बजट जो है हमारा एक यंत्र है जो कि हमें बताता है कि सरकार जो है वो किस दिशा में बढ़ने जा रही है। तो ये एक शब्दावली हो सकती है बजट के लिए। हालांकि यहाँ पर हम जो शब्द से जो चीज़ें लिखी हुई है कि बजट क्या होता है, तो बजट पूर्व वर्ष की वास्तविक प्राप्तियाँ और खर्च और आगामी वर्ष की अनुमानित प्राप्तियाँ और खर्च का विवरण होता है। पूर्व में जो वर्ष बीता है उसकी तो वास्तविक प्राप्तियाँ और खर्च हमारे सामने आ चुकी है, जबकि जो आगामी वर्ष है उसकी अनुमानित प्राप्तियाँ और खर्च ही हमारे सामने है, तो उनका विवरण हमें देखने को मिलता है। तो ये जो प्राप्तियाँ है वो राजस्व प्राप्तियाँ हो सकती है, पूंजीगत प्राप्तियाँ हो सकती है। जब अर्थव्यवस्था वाली क्लास होगी तब उसके अंदर इसमें डिटेल में आपको पढ़ा दिया जाएगा। अभी फिलहाल के लिए हमें ये चीज़ देखनी है कि 1924 से जो है वो आपके रेल बजट और आम बजट जो है वो अलग अलग पेश किए जाते थे, परंतु 2016 के बाद से 2017 से ही इन दोनों को संयुक्त रूप से प्रस्तुत किया जा रहा है। अब अगर हम बजट की संवैधानिक जो उपबंध है उसके बारे में अगर देखना चाहें तो कौन कौन से उपबंध है कि बजट तो है, एक तो हर वर्ष प्रस्तुत होगा। दूसरा, बजट क्योंकि जो है धन विधेयक जैसी प्रवृत्ति है, अनुदानों की संख्या इसमें होती है, इसीलिए राष्ट्रपति की सहमति से
सिफारिश से ही इसको पेश किया जाएगा। अच्छा, एक आंदोलन चला था अमेरिकन क्रांति के दौरान कि बिना विधि कर नहीं, तो उसी के तहत यहाँ पर ये उल्लेख किया गया है कि कोई भी जो कर है वो बिना विधि के नहीं वसूला जाएगा। संचित निधि में से कोई भी जो पैसा है वो बिना विधि के नहीं निकाला जाएगा। तो संचित निधि में से खर्चा करना हो या कोई भी कर वसूलना हो तो वो बिना विधि के नहीं हो, इसीलिए इसी अवधारणा के आधार पर बजट हर वर्ष पेश किया जाता है। ठीक है, संसद की एक इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर ये लिखी हुई है कि संसद जो है वो कर को कभी भी जो है बढ़ा नहीं सकती, कर को कम कर सकती है या समाप्त कर सकती है, परंतु संसद कभी भी कर को बढ़ा नहीं सकती। ठीक है, इसके अतिरिक्त बजट हर वर्ष प्रस्तुत होगा, राष्ट्रपति की सिफारिश से प्रस्तुत होगा या बिना विधि कर नहीं, और संचित निधि से जो खर्चे हैं वो नहीं किए जा सकते बिना विधि के। तो वो तमाम सारी जनरल विशेषता लिखी हुई है। इसके अतिरिक्त जो धन विधेयक है, जो आपके वित्त विधेयक प्रथम है, और जो अनुदान है, ये तमाम सारे धन विधेयक की प्रवृत्ति वाले विधेयक है। जैसे कि वित्त विधेयक प्रथम में भी हमने अभी पढ़ा है कि वित्त विधेयक प्रथम किस प्रकार से धन विधेयक की भांति ही हमें दिखाई देता है। तो ये तीनों के तीनों जो है यहाँ पर लोकसभा को विशेष शक्तियाँ दी गई है। लोकसभा के पास में विशेष शक्तियाँ है कि वो लोकसभा में ही पुरस्तापित होता है, राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरस्तापित होता है। ठीक है, और कई बार धन विधेयक के बारे में जब बात करें तो वहाँ पर तो लोकसभा को विशेष शक्तियाँ दी गई है कि लोकसभा उस विधेयक को जिस प्रकार चाहे वो पारित कर सकती है, राज्यसभा उसमें केवल सिफारिश ही दे सकती है, उसमें कोई भी संशोधन नहीं कर सकती, उसको कभी भी अस्वीकृत नहीं कर सकती। तो लोकसभा की स्थिति जो है वो राज्यसभा से काफ़ी बड़ी होती है। धन विधेयक के मामले में लोकसभा की विशेष स्थिति होती है। संचित निधि पर भारित व्यय, अच्छा एक और विशेषता यहाँ पर यह है कि जो संचित निधि पर भारित व्यय जो होते हैं, क्योंकि संचित निधि पर भारित व्यय से मतलब मैंने एक बार पहले भी बताया था, एक बार फिर से बता देता हूँ। भारित व्यय या चार्ज जो एक्सपेंस होते हैं उसका मतलब ये होता है कि संसद उस पर कभी भी वोटिंग नहीं कर सकती। जैसे कि हमने अभी कई सारे वेतन भत्ते पेंशन जो है वो संचित निधि पर भारित करते हुए देखे थे। तो संचित निधि पर जो भारित व्यय होते हैं उन पर कभी भी संसद जो है वोटिंग करके उनको रोक या उनमें कटौती या घटोतरी नहीं कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है कि ये संचित निधि पर भारित व्यय है। तो संचित निधि पर जो भारित व्यय है और जो अन्य व्यय है उनको अलग अलग दिखाया जाना चाहिए, ये भी संवैधानिक उपबंधों में कहा गया है। ठीक है, संचित निधि पर जो भारित व्यय है उस पर संसद कभी भी मतदान नहीं कर सकती, केवल और केवल चर्चा ही कर सकती है। ये तो हो गई आपके संवैधानिक उपबंधों की बातें। ठीक है, अब हम कुछ अन्य बातों की बात कर लेते हैं, जैसे कि संचित निधि पर कौन कौन से जो आपके भारित व्यय होंगे। तो इसमें हमने वहाँ पर तमाम सारी चीज़ें लिख ली थी कि राष्ट्रपति के वेतन भत्ते और पेंशन और राष्ट्रपति के कार्यालय का जो तमाम सारा खर्च है, राष्ट्रपति के कार्यालय में जो कार्मिक काम कर रहे हैं वो उनका जो वेतन भत्ते और पेंशन है वो भी संचित निधि पर भारित होंगे। उपराष्ट्रपति, लोकसभा अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, राज्यसभा के उपसभापति का वेतन भत्ते और पेंशन भी किस पर भारित होंगे, वो आपके संचित निधि पर भारित होंगे। सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश हो गए, CAG, UPSC के अध्यक्ष व सदस्यों के जो वेतन भत्ते पेंशन है, इनके कार्यालयों की जो खर्च है, इनके कार्यालयों में जो कार्मिक करते हैं उनके जो वेतन भत्ते पेंशन है वो सब भी किस पर भारित होंगे, आपके संचित निधि पर भारित होंगे। ऐसे ऋण जिनका कि दायित्व तो भारत सरकार पर है वो तमाम सारे ऋण भी संचित निधि पर भारित होंगे। यानी कि संसद जो है किसी भी ऋण को चुकाने से मना नहीं कर सकती वोटिंग करके। क्यों? क्योंकि वो संचित निधि पर भारित है और संचित निधि पर भारित व्यय होने का मतलब है कि संसद की वोटिंग राइट वहाँ पर नहीं होती है। ठीक, इसके अतिरिक्त ये वाली चीज़ हमने वहाँ पे नहीं लिखी थी कि न्यायालय और जो मध्यस्थ ट्रिब्यूनल जो है, जो अधिकरण है, जो आपके क्वाजी जुडिशियल बॉडीज़ होती है ये, ठीक है, तो जो ट्रिब्यूनल है इनके द्वारा कोई भी आदेश दे दिया गया है कि इतने की शास्ति भरी जानी चाहिए या फिर उनके द्वारा कोई डिक्री जारी कर दी गई है, तो उनको भरने के लिए जो पैसे खर्च होंगे वो भी किस पर भारित होंगे, वो भी संचित निधि पर ही भारित होंगे। इसके अतिरिक्त हाईकोर्ट के जो पेंशन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की पेंशन जो होती है वो भी भारत की संचित निधि पर जो है भारित होगी। हालांकि हाईकोर्ट के जो वेतन, हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की जो वेतन है वो राज्य की संचित निधि पर भारित होते हैं। ठीक है, जबकि पेंशन जो है वो आपके भारत की संचित निधि पर भारित होते हैं और संसद के द्वारा विहित अन्य कोई व्यय। ठीक है, इसको एक बार यहाँ पर भी हम देखना चाहें तो इसके अंदर हमने तमाम सारी चीज़ें लिखी थी। अच्छा, वो हमने आई थिंक मिटा दी थी। ठीक है, वो हमने इरेज कर दी थी। अभी हम जो है, हालांकि आपको पता ही है कि ये तमाम सारी चीज़ें हमने लिख के देख ली है, तो अब केवल हमको जो है इनको स्लाइड्स को एक बार देखना ही है। अब आपके जो बजट है, इसको बजट को प्रस्तुत होने के लिए 6 चरणों से गुजरना पड़ता है।
जैसे कि सबसे पहले हम देखें कि बजट जो है उसका पहले चरण की अगर बात करें तो बजट जो है वो प्रस्तुत किया जाता है, बजट का प्रस्तुतिकरण होता है और प्रस्तुतिकरण हमेशा ही लोकसभा में ही होता है, लोकसभा में ही इसको प्रस्तुत किया जाता है। मतलब बजट का जो प्रसारण होता है वो लोकसभा से ही होता है। फिर जो है इसको राज्यसभा में भी जो है वो चर्चा की जाती है इसके बाद में, तो 2-3 दिनों तक लोकसभा में चर्चा होती है, फिर राज्यसभा में भी इस पर चर्चा होती है, ठीक है। फिर इस पर जो है वो चर्चा होती है। चर्चा के दौरान मैंने आपको बताया कि शुरुआती 2-3 दिनों में लोकसभा और फिर बाद में राज्यसभा में चर्चा होती है। हो सकता है कि आंशिक चर्चा हो सकता है कि पूरी चर्चा हो, परंतु जो है तमाम सारे सदस्य प्रश्न पूछते हैं और उन तमाम सारे प्रश्नों का जवाब जो है वित्त मंत्री के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद में इस बजट की विभागीय जांच होती है, यानी कि समितियां जो होती है समितियों द्वारा या फिर विभागों की जो समितियां होती है उनके द्वारा इसकी जांच की जाती है कि बजट में जो प्रावधान है वो किस प्रकार से जो है सही है या फिर उसमें कौन कौन सी जो है चीज़ें कम या ज़्यादा करनी है, तो वो तमाम सारी समितियाँ और विभागीय जांच यहाँ पर होती है। फिर इसके बाद में अगर हम देखें तो समितियों और विभागीय जांच, अच्छा उसको आम बहस भी कह सकते हैं, समितियों और विभागों की जो जांच है और उसके बाद में जो है अनुदानों पर मतदान होता है, ठीक है। अब अनुदानों पर जो मतदान होता है, अनुदानों पर जो मतदान होता है यानी कि मांग पर जब मतदान होता है तो वो फिर अनुदान बन जाता है। तो अनुदानों पर जो मतदान होता है उस दौरान यहाँ पर जैसा कि आपको पता है कि लोकसभा ही यहाँ पर वोटिंग कर सकती है, वो तमाम सारी शक्तियाँ राज्यसभा के पास में नहीं होती है। तो अनुदानों पर जब मतदान होता है तब यहाँ पर सदस्य कई सारी कटौतियाँ भी प्रस्तुत करते हैं, जैसे कि 3 प्रकार की कटौतियाँ आपके जो है बजट में देखी जाती है। एक जो होती है वो आपके नीतिगत कटौती होती है, यानी कि नीति कटौती होती है, पॉलिसी कट जिसको बोलते हैं। नीति कटौती जो होती है उसमें ये कहा जाता है कि भैया ये जो आपकी नीति है ना वो नीति ही सही नहीं है, ठीक है। अतः मतलब कोई भी जो अनुदान है उस अनुदान के लिए नीति कटौती तब प्रस्तुत की जाती है जब सदस्यों को ये लगता है या फिर विपक्ष को ये लगता है कि ये तो नीति ही सही नहीं है, इसीलिए इस अनुदान की जो राशि है उसको घटाकर 1 रुपये कर दिया जाता है, घटाकर घटाकर 1 रुपया कर दिया जाता है कि भैया जैसे कि सपोज के 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाना था, परंतु उसको घटाकर कह रहे कि हम तो यहाँ पर 1 रुपये का अनुदान ही देंगे। वो ये बताता है कि आपकी नीति ही इस लायक नहीं थी, इसीलिए यहाँ पर नीतिगत कटौती की जाती है। और नीतिगत कटौती के बाद में विपक्ष के जो सदस्य हैं वो यहाँ पर आपको जो है वो एक वैकल्पिक जो नीति है वो भी लाकर रख सकते हैं कि ये वैकल्पिक नीति यहाँ पर अपनाई जानी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में जो सेकंड प्रकार की कटौती होती है वो होती है आर्थिक कटौती, और एक होती है आपके सांकेतिक कटौती। सांकेतिक कटौती, तो आर्थिक कटौती जो होती है उससे हमें ये पता लगता है कि ये जो आपके है वो किस प्रकार का कटौती है कि इससे अर्थव्यवस्था पर प्रभाव पड़ने की संभावना है, इसीलिए जो है इसकी राशि को 100 रुपये तक जो है वो इसकी राशि को जो है एक निश्चित सीमा तक घटा दिया जाता है कि भैया ये जो अनुदान दिया जाना है इससे क्या है कि सरकार की अर्थव्यवस्था पर या फिर भारत की अर्थव्यवस्था पर या सरकार की आर्थिक स्थिति पर नकारात्मक असर पड़ने जा रहा है, इसीलिए इसको एक निश्चित सीमा तक जो है वो घटा दिया जाता है। जबकि सांकेतिक कटौती में एक संकेत के रूप में जो है 100 रुपये तक जो है इसमें राशि कम की जाती है। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है कि नीति कटौती का मतलब होता है कि नीति के प्रति असहमति को बताता है जिसमें मांग की राशि को 1 रुपये कर दिया जाता है और इसमें सदस्य जो है कोई वैकल्पिक नीति भी पेश करता है। जब हम दूसरी कटौती यानी कि आर्थिक कटौती की बात करेंगे तो इससे हमें ये पता लगता है कि आर्थिक कटौती का जब प्रस्ताव आता है तो इससे पता लगता है कि ये जो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, ठीक है, ये जो अनुदान है, ये जो नीति है वो अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सकती है, इसीलिए मांग की राशि को एक निश्चित सीमा तक कम कर दिया जाता है। अच्छा, निश्चित सीमा तक कम करने के क्रम में कई बार हो सकता है कि पूरी की पूरी ही राशि को नष्ट कर दिया, मतलब जो है क्या कर दिया जाए, पूरे के पूरे ही मद की कटौती कर दी जाए या एक मुश्त पूरी की पूरी कटौती कर दी जाए या पूर्ण रूप से समाप्त ही उस मद को कर दिया जाए,
या फिर किसी अनुदान के एक भाग को जो है वो शून्य कर दिया जाए। ऐसा किया जा सकता है आर्थिक कटौती के मामले में, जबकि सांकेतिक कटौती में मांग में जो है वो संकेत के रूप में 100 रुपये काट दिए जाते हैं। तो ये जनरली ये तमाम सारी कटौती प्रस्ताव यहाँ पर प्रस्तुत किए जाते हैं, जिससे ये पता लगता है। हालांकि कटौती प्रस्ताव बहुत ही कम पारित होते हैं, क्योंकि कटौती प्रस्ताव जो है सरकार के खिलाफ विपक्ष के सदस्यों द्वारा लाए जाते हैं, तो कटौती प्रस्ताव की पारित होने की संभावनाएं बहुत ही कम होती है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें कि ये कटौतियाँ जो है उसमें कौन कौन सी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, कौन कौन सी जो है प्री जो है क्वालिफिकेशन इनके अंदर होनी चाहिए, तो वो एक ही मांग से संबंधित होनी चाहिए कटौती, पहली बात। दूसरी बात, वो संघ सरकार के विषयों से संबंधित होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, वो संचित निधि पर भारित जो व्यय है उनसे संबंधित कटौती नहीं होनी चाहिए, दूसरी बात। तीसरी बात, वो विशेषाधिकारों से संबंधित नहीं होनी चाहिए, वो किसी न्यायालय में जो विषय लंबित है उससे संबंधित नहीं होनी चाहिए। तो कटौती प्रस्ताव में ये बातें मतलब होने शामिल होनी चाहिए कि केवल एक ही मांग से संबंधित हो, संघ सरकार से संबंधित हो, संचित निधि पर भारित व्यय से संबंधित ना हो, न्यायालय में कोई प्रकरण या विशेषाधिकार से संबंधित कोई प्रश्न है तो वो यहाँ पर शामिल नहीं होना चाहिए, या अनावश्यक अनर्गल बातें यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। ठीक है, जो काम की बात है वही यहाँ पर की जानी चाहिए। बजट जब प्रस्तुत किया जाता है तब हो सकता है कि पूरे बजट पर चर्चा ना हो पाए, एक निश्चित समय सीमा तक पूरे बजट पर चर्चा न हो पाए, तो वहाँ पर जो है गिलोटिन प्रस्ताव पारित किया जाता है। गिलोटिन का मतलब ये होता है कि चाहे चर्चा हुई हो या ना हुई हो, अंतिम दिन जो है पूरे के पूरे जो अनुदान या जितने भी प्रस्ताव है उन पर मतदान कर दिया जाता है, इसी को गिलोटिन कहते हैं। ठीक है, अब जो है वो पांचवा जो चरण है, वो पांचवा चरण कौन सा हो सकता है अनुदानों पर मतदान के बाद में? तो पांचवा चरण हमेशा हमें ध्यान रखना है, ये इसमें कई बार हम कंफ्यूज भी होते हैं, तो हमें इस तरीके से याद रखना है कि पहले खर्चा होता है, पहले हम खर्च करते हैं और फिर इनकम के बारे में, फिर आय के बारे में सोचते हैं, फिर आय के बारे में सोचते हैं। क्योंकि कई बार ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि निम्न बजट के निम्न जो चरण है उनको क्रमानुसार जमाओ, तो सबसे पहले प्रस्तुतिकरण होगी, फिर उस पर जो चर्चा या आम बहस जो है वो होगी, फिर उसके बाद में समितियों और विभागों द्वारा इसकी जांच की जाएगी, फिर अनुदानों पर मतदान किया जाएगा और इसके बाद में हम खर्चा करेंगे। खर्चा यानी कि पहले खर्चा जैसे कि मैंने आपको बताया था विनियोग विधेयक, तो पहले क्या होगा, विनियोग विधेयक जो है वो पहले प्रस्तुत किया जाएगा, उसको पहले पारित किया जाएगा। विनियोग विधेयक में कौन कौन सी चीज़ें होगी, तो वही तमाम सारे अनुदान होंगे, तमाम सारे जो है आपके भारित व्यय होंगे, वो तमाम सारे जो भी खर्चे हैं वो पहले आएंगे विनियोग विधेयक में। और छठे नंबर पर वित्त विधेयक आएगा। वित्त विधेयक से मतलब क्या है हमारा, तो वित्त विधेयक से हमारा मतलब है कि जितने भी हमारे कर है उनमें कोई भी बदलाव करना है, उनमें कोई भी कटौती करनी है, यानी कि इनकम की बात सबसे लास्ट में होगी, उससे पहले खर्चे की बात होगी। यानी कि प्रस्तुतिकरण, आम बहस, विभागीय जो समितियां हैं उनके द्वारा चर्चा, और समितियों के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में जब पढ़ेंगे तब बहुत डिटेल में पढ़ लेंगे। ठीक है, अनुदानों पर मतदान, और अनुदानों पर मतदान के दौरान जो है ये कटौती प्रस्ताव आते हैं, फिर विनियोग विधेयक और फिर आपके वित्त विधेयक, यानी कि पहले खर्चा होगा फिर हम इनकम के बारे में सोचेंगे। ठीक है, अब इसके बाद में अगर हम देखना चाहें तो बजट में, हाँ यहाँ पर देखो, अच्छा एक लेखानुदान भी होता है। लेखानुदान क्यों पारित किया जाता है? लेखानुदान इसलिए पारित किया जाता है क्योंकि बजट में चर्चा, जैसे कि चर्चा हो रही है, अब हो सकता है कि बजट को पारित होने में लग जाए 2 महीने, तो 2 महीने तक सरकार कैसे चलेगी? तो 2 महीने तक सरकार को चलाने के लिए जो भी टोटल एस्टिमेट होता है बजट का कि फलाना 2 लाख करोड़ रुपए का बजट है, ठीक है, तो उतने बजट का 1/6 भाग जो है वो 2 माह खर्चे के लिए सरकार के लिए एडवांस में जारी किया जाता है। इसी को लेखानुदान हम कहते हैं। ठीक है, विनियोग विधेयक में अनुदान शामिल होता है, भारित व्यय शामिल होता है, ठीक है, और वित्त विधेयक में कर को बढ़ाना या घटाना शामिल होता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ अन्य अनुदान है, देखो इनकी शॉर्ट ट्रिक में याद करोगे तो ज़्यादा जो है सोरे रहोगे। कौन से, किस प्रकार से हम इसको याद कर सकते हैं? जैसे कि अनुपूरक अनुदान। ठीक है, तो अनुपूरक यानी कि अगर राशि कम पड़ जाए तो कौन सा अनुदान पारित किया जाता है? अनुपूरक, जिसकी पूर्ति की जाए ना, राशि कम पड़ जाए तो अनुपूरक अनुदान पारित किया जाता है। ठीक है, अधिक अनुदान, अधिक वाले शब्द को पकड़ना है कि अधिक राशि खर्च हो जाए,
अधिक राशि खर्च हो जाने पर कौन सा अनुदान पारित किया जाता है? अधिक अनुदान पारित किया जाता है। और अधिक अनुदान पारित करने के लिए पब्लिक अकाउंट जो कमेटी है उसकी पूर्वानुमति जरूरी होती है। ठीक है, एक शब्द हमें याद रखना है, अतिरिक्त संकेत। क्या शब्द हमें याद रखना है? अतिरिक्त संकेत। तो अतिरिक्त संकेत में जो है वो अतिरिक्त चीजें आएगी, जैसे कि अतिरिक्त अनुदान में क्या आएगा? अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता उत्पन्न हो जाए तो। ठीक है, अतिरिक्त अनुदान में कौन सी चीज आएगी? अतिरिक्त व्यय के लिए आवश्यकता उत्पन्न हो जाने पर हम अतिरिक्त अनुदान प्राप्त मतलब अतिरिक्त अनुदान पास करेंगे। ठीक है, या अतिरिक्त अनुदान की मांग करेंगे। ठीक है, इसी प्रकार से सांकेतिक अनुदान क्या होता है? तो सांकेतिक अनुदान में भी हमें ये वाली ट्रिक याद रखनी है। अतिरिक्त संकेत में अतिरिक्त शब्द आता है, जैसे कि यहाँ पे भी देखो अतिरिक्त शब्द आ रहा है। तो यहाँ पर सांकेतिक अनुदान में जब अतिरिक्त सेवा हेतु धन की आवश्यकता हो, कोई भी हम अतिरिक्त मतलब ना एक्स्ट्रा सेवा अगर हम करना चाह रहे हैं, कहीं पर भी कोई भी एक्स्ट्रा सेवा अगर हम करना चाह रहे हैं, तो एक्स्ट्रा सेवा के लिए जो धन की आवश्यकता होती है वो सांकेतिक अनुदान के माध्यम से पूरी की जाती है। इसी प्रकार से अपवादानुदान जो होता है वो होता है विशेष प्रयोजन के लिए, या फिर अपवाद हो गया ना, तो अपवाद का मतलब क्या होता है कि जो जनरल कंडीशन होती है उससे इतर, तो जो आपके वर्तमान वर्ष है उससे इतर अगर कोई खर्चा आ गया हो, ठीक है, उससे इतर वर्ष का कोई खर्चा हो, पिछले वर्ष का या फिर आगामी वर्ष का कोई खर्चा हो, तो अपवादानुदान में आएगा। किसी विशेष प्रयोजन के लिए अगर कोई खर्चा आ गया हो तो वो भी अपवादानुदान में आएगा। हो सकता है कि आपको जो है सुमेलित करो या कौन सा असुमेलित के रूप में इनको दे दे, तो हमें एक ट्रिक ये याद रखनी है, एक तो शब्दों को पकड़ना है कि यहाँ पर अनुपूरक मतलब राशि कम पड़ जाए तो अधिक अनुदान यानी कि अधिक राशि खर्च हो जाए तो, और एक अतिरिक्त शब्द अतिरिक्त संकेत जो शब्द है इसको याद रखना है कि अतिरिक्त संकेत शब्द कहीं पर आए तो इसका मतलब अतिरिक्त व्यय, अतिरिक्त सेवा, ऐसे शब्दों से इसके आंसर निकलेंगे। और अपवादानुदान तो आपको पता ही चल गया कि जो अपवाद हो, इस वर्ष से भी इतर कोई दूसरे वर्ष का मामला हो या फिर वो विशिष्ट खर्च हो, जबकि अतिरिक्त अनुदान में अतिरिक्त व्यय और सांकेतिक अनुदान में अतिरिक्त सेवा की बात की जाएगी। ठीक है, चलो अब इसके बाद में जो है प्रत्यय अनुदान को अगर हम देखें तो इसको जो है आपके ब्लैंक चेक भी कहते हैं। ब्लैंक चेक क्यों कहते हैं? कि अगर आकस्मिक रूप से अगर धन की आवश्यकता उत्पन्न हो जाए, जो कि अत्यधिक और तुरंत आवश्यकता होती है, ऐसी आवश्यकता अगर उत्पन्न हो जाए तो इस प्रत्यय अनुदान को जारी किया जाता है। और प्रत्यय अनुदान जो है वो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को प्रदान किया जाता है कि अगर आपको कोई आकस्मिक जरूरत आन पड़े तो आपको हम ब्लैंक चेक दे रहे हैं, इसमें आराम से आप अपनी राशि भर के आराम से अपनी काम करवा सकते हैं। तो ये ब्लैंक चेक भी कहलाता है। प्रत्यय अनुदान जो होता है वो वोटर अकाउंट जो होता है उसी को कहते हैं, और इसको जो है वो विधायिका के द्वारा कार्यपालिका को प्रदान किया जाता है। ठीक है, अब कुछ निधियाँ जो है, हालांकि हो सकता है कि कल कुछ चीज़ें इसमें और ऐड होके हम जो है थोड़ा सा और एक्स्ट्रा कर लेंगे, परंतु अभी फिलहाल के लिए आप देखिए कि निधियाँ जो है वो 3 प्रकार की होती है, संचित निधि, आकस्मिक निधि और लोक लेखा निधि। तो जो संचित निधि होती है वो भारत सरकार की संचित निधि होती है। इसमें भारत सरकार के तमाम सारे जो भी टैक्सेस है, जो भी भारत सरकार के खर्चे हैं, वो तमाम सारे इसी से ही होते हैं। संचित निधि के बारे में ये चीज़ ध्यान रखनी है। आकस्मिक निधि जो होती है वो आकस्मिक खर्चों के लिए राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव के द्वारा मैनेज की जाती है, हमें ये चीज़ याद रखनी है। एक होती है लोक लेखा निधि। तो जितने भी आपके बैंक है, जितने भी आपके डाकघर है, जितने भी आपके जो पेंशन है, ये तमाम सारी चीज़ें जहाँ पर जमा होती है ना, वो लोक लेखा निधि में होती है। और लोक लेखा निधि में जब पैसा कैसे निकाला जाता है तो वो संसद का कोई वो वहाँ पर नहीं होता कि संसद ने अधिनियम पारित किया इसलिए वो पैसा निकलेगा या नहीं निकलेगा। वहाँ पर बैंकिंग आदान प्रदान से वो पैसा निकाला और डाला जाता है लोक लेखा निधि में। जबकि संचित निधि की अगर हम बात करें, जो कि अनुच्छेद 266 में उल्लेखित है कि भारत सरकार के जितने भी राजस्व है, जितने भी ऋण है, जितनी भी आय है, जितने भी सभी भुगतान है, जितने भी खर्चे हैं, वो तमाम से संबंधित जो राशि है वो कहाँ पर डाली जाती है? संचित निधि में डाली जाती है। अनुच्छेद 266 में इसका उल्लेख है। इसी प्रकार से लोक लेखा समिति का भी उल्लेख अनुच्छेद 266 में देखने को मिलता है। जहाँ तक बात जो लोक लेखा निधि है, इसमें जितनी भी आपकी सार्वजनिक निधि है, जितने भी आपके ऋण जो दिए जाते हैं या ऋण लिए जाते हैं,
जितनी भी भविष्य निधियाँ आपकी है, जितनी भी जमाएँ आपकी है, जितनी भी न्यायिक जमाएँ हैं, जितनी भी आपने देश के जो लोग हैं उनकी बचत है, जितनी भी उनकी बैंक जमा है, जितनी भी विभागीय जमा है, जितना भी भुगतान जो है, वो तमाम सारी चीज़ें यहाँ पर जमा होती है और ये बिना किसी संसदीय जो है विनियोजन के, बिना किसी संसदीय विनियोजन के केवल बैंकिंग आदान प्रदान से ही लोक लेखा निधि का संचालन होता है अनुच्छेद 266 के तहत। आकस्मिक निधि क्या होती है? आकस्मिक निधि का उल्लेख 267 में देखने को मिलता है और 1950 में जो आकस्मिक निधि अधिनियम था उसके तहत इसको स्थापित किया गया था। और ये किसके तहत स्थापित है? तो राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव जो है वो उसके पास में रहती है और जब भी कोई आकस्मिक जरूरत आन पड़ती है तो वो पैसा दे देते हैं। हालांकि जो है वो बाद में संसद द्वारा इसकी जो है स्वीकृति लेना जरूरी होता है, परंतु उस समय के लिए तो वित्त सचिव राष्ट्रपति की ओर से आकस्मिक धन जारी कर सकता है। अप्रत्याशित व्यय आने पर अग्रिम दे सकता है, जिसे कि बाद में संसद द्वारा प्राधिकृत करवाया जाता है। कार्यकारी प्रक्रियाओं मतलब ये बेसिकली कार्यकारी प्रक्रियाओं से संचालित होती है, क्योंकि कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? आपके राष्ट्रपति होता है और राष्ट्रपति की ओर से वित्त सचिव जो है इसमें राशि जारी कर देता है। हालांकि बाद में उसे संसद में पास करवाना होता है। राज्यसभा की स्थिति जो है वो हम नेक्स्ट वाली क्लास में पढ़ेंगे और इसके साथ में जो है हम संसद वाला जो चैप्टर है उसको फिनिश कर देंगे और इसके ठीक बाद वाले लेक्चर में हम जितने भी जो आपके अनुच्छेद है उनको बहुत ही डिटेल में, बहुत ही ट्रिक के साथ में, बहुत ही शानदार तरीके से याद करने की कोशिश करेंगे और फिर एक PYQ की क्लास होगी जो कि लाइव होगी। ठीक है, इसी के साथ में आपकी ये वाला लेक्चर जो है वो एंड होता है। आशा है आप सभी लोगों को जो क्लासें पसंद आ रही होगी। अगर कोई कमी रहती है तो आप बता सकते हैं। इसके अतिरिक्त अगर आपको ये क्लासें पसंद आती है तो आप इसको लाइक व शेयर करें और अपने दोस्तों तक भी इन क्लासों को पहुँचाएँ। धन्यवाद आपका वीडियो देखने के लिए और आपका दिन शुभ हो।